साल था 1945। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में मौजूद लॉस एल्मोस लेबोरेटरी में कुछ साइंटिस्ट को एक बॉल पे एक्सपेरिमेंट करने को दिया जाता है। वो जिस बॉल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं उन्हें इस बात तक की भनक नहीं होती कि वो अपने अंदर एक बेहद ही ताकतवर एनर्जी लिए बैठा है, यानी कह सकते हैं एक शैतानी ताकत। इतनी बड़ी ताकत कि अपने सामने आने वाले लाखों और हजारों लोगों की जिंदगी बस कुछ ही दिनों में ले ले, और तो और जो इस शैतानी ताकत के कहर से बच भी जाए उसकी जिंदगी और उससे होने वाली पीढ़ी, उनके बच्चों की जिंदगी को नर्क बना दे। पहला इंसिडेंट 1945 में होता है, जहां पे इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे थे। उनका नाम था फिजिसिस्ट हैरी डेगलन। जब वो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, उनके हाथ से गलती से एक ब्रिक स्लिप हो करके उसी शैतानी ताकत के ऊपर गिर जाती है। इस इंसिडेंट के केवल 25 दिन के बाद ही साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। यही नहीं, इस हादसे के केवल 1 साल बाद ही इन्हीं के फ्रेंड सेम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, जहां पे लुइस स्टॉलन इस शक्ति को एक ऐसे मटेरियल से इसे ढक देते हैं जो कि इसकी ताकत को फैलने से रोक रहा था। 19 दिन बाद ही लुइस स्टॉलन की भी मौत हो जाती है, और तो और इस एक्सपेरिमेंट के गवाह रहे 7 लोग, उनकी भी एक एक करके मौत हो जाती है। इन दोनों हादसों को देख करके अमेरिका में जितने भी लेबोरेटरी हैं वहां पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब क्या ऐसी शैतानी ताकत वाकई में मौजूद है? क्या इंसान फिर कभी इस तरह की शैतानी ताकत को गुस्सा दिला सकते हैं? जवाब है हाँ। और अगर अब ये शैतानी ताकत मौजूद है तो ये कहाँ पे होगी? चलिए आइए पता लगाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है 117 और आप देख रहे हैं मेरे चैनल निधि 117 को। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे जहाँ पे भी होंगे। वो रात थी 21 अगस्त 1945 की, जब प्रोफेसर हैरी डेगलियन अपने घर से डिनर करके अपनी लेबोरेटरी में वापस आते हैं। लेबोरेटरी में वापस आने के बाद ये उसी रूम में चले जाते हैं जहाँ पे एक रेडियो एक्टिव स्फीयर रखा होता है, जिसका वजन 6 किलो 200 ग्राम और उसका डायामीटर 8.9 सेंटीमीटर था। हैरी के अलावा एक सिक्योरिटी गार्ड और मौजूद था जिसका नाम था रॉबर्ट हेमरली। रॉबर्ट हेमरली का पूरा काम था वहां पे जितना कुछ भी हो रहा है सभी को सेफ्टी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए करना। हैरी डेगलियन इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें लग रहा था कि वो इस एक्सपेरिमेंट को अकेले ही कर सकते हैं। डेगलियन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये बात बिल्कुल वैसी ही थी मानो कि एक सोते हुए ड्रैगन की पूंछ पे आप रिसर्च करने जा रहे हो, और अगर वो ड्रैगन जग गया तो आपको जला के खाक कर देगा। डेगलियन अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक स्पेयर था, एक प्लूटोनियम रिच स्पेयर, जिसे वो टंगस्टन कार्बाइड की ब्रिक से क्लोज एजिंग करते हुए कवर करते हैं। टंगस्टन कार्बाइड को हम समझ लेते हैं। टंगस्टन कार्बाइड में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो रेडिएशन और न्यूट्रॉन को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से टंगस्टन कार्बाइड का यूज किया था डेगलियन ने। क्लोज एजिंग, या फिर जिसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में सटा के कहते हैं, किसी चीज को सटा के रखना, उसे हम क्लोज एजिंग कहते हैं। हैरी डेगलियन टंगस्टन कार्बाइड की ब्रिक का यूज करते हुए क्लोज एजिंग करते हुए उस स्पेयर को कवर करते हैं। वे ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि वहां पे रखा न्यूट्रॉन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट उन्हें इंडिकेट नहीं कर देता कि अगर इसे तुमने पूरी तरह से कवर किया तो अब ये चीज सुपर क्रिटिकल कंडीशन में चली जाएगी, जो कि काफी ज्यादा रिस्की है। उन्हीं के लिए नहीं, अगर वहां पे 10 लोग भी मौजूद होते हैं तो उनके लिए भी हैंडल कर पाना इस सिचुएशन को काफी ज्यादा रिस्की होता। हैरी उस रीडिंग को नोट करते हैं जिस रीडिंग पे वो चीज सुपर क्रिटिकल कंडीशन की ओर इंडिकेट कर रहा था, जिसके बाद वो एक एक कर ब्रिक को हटाने लगते हैं। लेकिन एक ब्रिक हटाने के दौरान उनके हाथ से स्लिप हो जाता है और वो उसी स्पेयर के ऊपर गिर जाता है। अब स्पेयर तुरंत ही सुपर क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है। पूरे लैब में एक नीली कलर की रोशनी आती है। वहां पे दोनों ही लोगों को एक हीट वेव महसूस होती है। डेगलियन तुरंत ही उस ब्रिक को अपने नंगे हाथों से अलग करते हैं। जब वो ऐसा कर रहे थे उन्होंने अपने हाथों में एक झुंझुनी महसूस की। डेगलियन ने कुछ ही सेकंडों में लीथल डोज ले ली, इतनी लीथल कि इनकी जान की बनाई। जिस हाथ से उन्होंने उस ब्रिक को हटाया था वो जल चुका था, उस पर छाले पड़ गए थे और आखिर में उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया।
कुछ ही हफ्तों में उनका वेट काफ़ी तेज़ी से लूज़ होने लगा, सिर दर्द, वोमिटिंग ऐसी चीज़ें होने लगीं और देखते ही देखते 25 दिन के अंदर उनकी मौत हो गई। जो उस गार्ड उस लैब में मौजूद था उसने भी नॉन लीथल डोज ले ली और उसकी भी कुछ ही सालों बाद मौत हो जाती है। लेकिन अभी भी शैतानी ताकत खत्म नहीं हुई थी। इतना सब कुछ हो जाने के केवल 1 साल बाद ही डैगलियन के दोस्त फिजिसिस्ट लुइस स्टोलन भी इसी सेम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, लेकिन इस बार ये टंगस्टन कार्बाइड की ब्रिक की जगह पे बेरिलियम डोम का इस्तेमाल करते हैं। बेरिलियम की भी स्पेशलिटी होती है कि वो रेडिएशन को रोक देता है, न्यूट्रॉन को रिफ्लेक्ट कर देता है। जब उस कोर को ऊपर और नीचे से कवर किया गया बेरिलियम डोम से, तो कोर से निकलने वाला न्यूट्रॉन बेरिलियम से टकरा करके दोबारा से कोर में चला जाता, जो कि एक चेन रिएक्शन को स्टार्ट कर देता। ये मान लो पिराना स्कीम के जैसे है, जैसे MLM वाले स्कीम नहीं चलाते, आप एक को जोड़िए वो 2 को जोड़ेगा। जैसे ये चेन रिएक्शन स्टार्ट होती, कोर धीरे धीरे क्रिटिकल कंडीशन की ओर बढ़ने लगता। स्टोलन ने इस बात को सुनिश्चित किया कि बेरिलियम डोम, जिसे हम टेम्पर्ड भी कहते हैं, कभी भी पूरी तरह से ना कवर हो जाए। आमतौर पे एक पेचकस की नोक की मदद से कुछ मिलीमीटर की जगह खाली रखते हैं, ताकि उसमें जो चेन रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रॉन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उस जगह का यूज करके वो उससे रिलीज हो सके इन्वायरमेंट में। ऐसा करना खतरनाक है, लेकिन वो चीज़ काफ़ी सही है एज कम्पेयर टू सुपर क्रिटिकल कंडीशन। स्टोलन ने जो आइडिया दिया था वो काम कर रहा था तब तक ही, जब तक कि वो पेचकस स्लिप नहीं किया। पेचकस जैसे ही स्लिप करता है, डोम पूरी तरह से कवर हो जाता है, जिसके अंदर एक न्यूट्रॉन की चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। रूम में वहीं पे एक दूसरे साइंटिस्ट भी मौजूद थे जो कि अपना काम कर रहे थे। डोम के गिरने की आवाज़ से वो तुरंत पीछे पलटते हैं और वो देखते हैं कि पूरे ही रूम के अंदर एक नीली रोशनी है और उन्हें एक हीट वेव महसूस होती है, वैसे ही जैसे कि पहले एक इंसिडेंट में हुई थी। डोम से नीली रोशनी का निकलना ये इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा था कि कोर सुपर क्रिटिकल कंडीशन की ओर चला गया है, वो भी दूसरी बार। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक साइंटिस्ट और मौजूद थे जिनका नाम रैमर स्क्रैबर था। उन्होंने अपनी नोट में ये लिखा कि ये सारा इंसिडेंट केवल 10 सेकंड के अंदर ही हुआ। स्लॉटिन ने बहुत ही तेजी से उस कोर को पलट दिया और उनके मुंह से बस यही निकला, वेल दैट डज इट। अगर इसे हम लोग आम तौर की भाषा में बात करें, हिंदी में बात करें, तो ये ऐसा होगा, अच्छा तो ये प्रॉब्लम है। ये एक आदमियों की खास बात होती है, वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस एक्सीडेंट के दौरान स्लॉटिन के अलावा 7 लोग और मौजूद थे उस लैब में। स्लॉटिन ने सभी को चौक दी और कहा कि अपनी एग्जैक्ट लोकेशन मार्क करो जहां पे तुम अभी खड़े हो, ताकि वो बाद में कोई ये पता लगा सके कि किस इंसान ने कितनी लीथल डोज कैरी की है। इस घटना के बाद स्लॉटिन का जी मतलाने लगा, उन्हें उल्टी होने लगी और उनका सर घूमने लगा। उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। एक ही हफ्ते में उनका बॉडी वेट खोना शुरू हो गया, पेट दर्द होने लगा, मानसिक भ्रमता यानी कि मेंटल कंफ्यूजन और 3rd डिग्री का बर्न हुआ उनकी पूरी बॉडी में। पेचकस स्लिप करने के केवल 9 दिन बाद वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इन दोनों घटनाओं में कुछ बातें जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अजीब लगी वो ये थी कि ये दोनों साइंटिस्ट एक ही कोर के ऊपर एक ही लैब में काम कर रहे थे। दूसरी बात, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन तारीख थी 21, और तो और उस दिन जो डे था वो था ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, और तो और इन्हें जिस हॉस्पिटल में ट्रीट किया गया वो भी सेम था, और इन लोग ने जो अपना आखिरी सांस लिया वो भी एक ही रूम में लिया, लेकिन अलग अलग 1 साल के गैप पे। किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ यूनिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लेंथ जानना है तो उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। अगर हमें वेट जानना है किसी चीज़ का तो उसकी यूनिट होती है ग्राम, किलोग्राम और टन। ठीक इसी तरह से रेडिएशन को मेज़र करने के लिए भी यूनिट होती हैं, जैसे रैम होता है, बैक्वेरल होता है, क्यूरी होती है, और भी काफ़ी सारी यूनिट होती है। लेकिन अगर हम किसी भी इंसान को 300 रैम का रेडिएशन दे देते हैं तो उसकी मौत हो जाती है।
पहले इंसिडेंट में हैरी डैगलियन ने 500 रैम के रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया अपनी बॉडी में, जो कि 1.5 गुना ज्यादा था। इसी लैब में दूसरी जगह पे मौजूद 10 फीट की दूरी पे यानी कि 3 मीटर की दूरी पे खड़ा रॉबर्ट हेमरी ने 8 रैम के रेडिएशन को बॉडी में एब्जॉर्ब किया। इससे कोई बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं आए, लेकिन हाँ, उनकी लाइफ थोड़ी कम हो गई। दूसरे एक्सीडेंट के दौरान साइंटिस्ट लुइस स्लॉटिन ने 1000 रैम का रेडिएशन को बॉडी में एब्जॉर्ब किया, जो कि 3 गुना ज्यादा था। इस लैब में 7 लोग और मौजूद थे, जैसे कि मैरियन सेलेस्की, फिजिसिस्ट रैमर स्क्रैबर, इंजीनियर थियोडोर पर्लमैन, सिक्योरिटी गार्ड पैट्रिक क्लैरी, फोटोग्राफर डोंग योंग, फिजिक्स स्टूडेंट सैमुअल किलिन। इस लैब में जितने भी लोग मौजूद थे वो कभी भी अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी सके, उससे पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लुइस स्लॉटिन ने इतना भयानक रेडिएशन की डोज ले ली थी कि इनके आउटर बॉडी पे 3rd डिग्री का बर्न तो आया ही, साथ में इंटरनल बॉडी पार्ट, ऑर्गन सब में 3rd डिग्री का बर्न आ गया। इन्हें गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन एक टाइप का टिश्यू डिसऑर्डर है, जहाँ पे टिश्यू धीरे धीरे डेड होने लगते हैं ब्लड की कमी की वजह से। ये बेसिकली हाथ और पैर पे ज्यादा इफेक्ट करता है। इंटरनल ऑर्गन पैरालाइज यानी कि इनके मल्टीपल ऑर्गन धीरे धीरे फेल करने लगे। इन्हीं के पीछे मौजूद थे एल्विन ग्रेवर्स, जिनकी हार्ट अटैक से 1965 में ही मौत हो गई। फिजिसिस्ट मैरियन सेलेस्की 1965 में इनकी ल्यूकोमा से मौत हो जाती है। ल्यूकोमा एक टाइप का ब्लड कैंसर है जो कि बोन मैरो की वजह से होता है। फोटोग्राफर डोंग योंग की 1975 में मौत हो जाती है। कारण प्लास्टिक एनीमिया। ये एक टाइप का रेयर बट सीरियस ब्लड डिसऑर्डर है, जहाँ पे बोन मैरो धीरे धीरे फेल करने लगती है और ब्लड बनना कम हो जाता है। इस इंसिडेंट के केवल 29 साल बाद ही डोंग योंग की मौत हो जाती है और पैट्रिक क्लैरी क्रेनिया वॉर में मारे जाते हैं 4 साल बाद। इन दोनों हॉरेबल एक्सपेरिमेंट से पहले साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट, रिस्की एक्सपेरिमेंट के नाम से बुलाते थे, लेकिन इन दोनों इंसिडेंट के बाद इस कोर को डीमन कोर नाम दे दिया गया, यानी कि शैतानी कोर। क्या आप जानते हैं ये कोर आया कहाँ से? चलिए इसकी भी थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। वो दिन था 7 दिसंबर 1941, जहाँ पे अमेरिका के पर्ल हार्बर यूएस नेवल बेस पे सभी सोल्जर अपना डेली का रूटीन फॉलो कर रहे थे। लेकिन अचानक से उस आसमान में हजारों की तादाद में एयरक्राफ्ट आ जाते हैं और वो देखते ही देखते उस बेस को खंडहर में बदल देते हैं। जब इस बात की भनक अमेरिका को लगती है तो अमेरिका इस पे इन्वेस्टिगेशन कराता है। तब उन्हें ये पता चलता है कि ये अटैक जापान ने कराया था। जब अमेरिका जवाब मांगता है तो जापान यही कहता है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि भविष्य में इस बेस का यूज करके जापान पे तुम लोग हमला कर दोगे या फिर जापान पे आके चढ़ाई कर दोगे, जिस वजह से उन्होंने पहले ही प्री स्ट्राइक करके दुश्मन को नस्ते नाबूद कर दिया। अमेरिका इस बात से काफी ज्यादा बौखला गया था कि बिना किसी कारण से उन्होंने अपना बेस और अपने सोल्जर को खो दिया। जिसके बाद मात्र 4 साल के अंदर ओपेनहाइमर ने अमेरिका को पहला न्यूक्लियर बॉम्ब दे दिया। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका पूरी दुनिया को पहली बार दिखाता है न्यूक्लियर बॉम्ब का कहर। हिरोशिमा पे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है। ठीक इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब नागासाकी पे गिराया जाता है। तीसरा न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका से रवाना हो चुका होता है, लेकिन इससे पहले ही जापान के सभी ऑफिसर अमेरिका के आगे घुटनों पे आ जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट था वो वापस अमेरिका ही आ जाता है। इस टाइम तक सारी वॉर खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब इस बॉम्ब का करा क्या जाए। अब इस बॉम्ब से इसके हार्ट यानी कि प्लूटोनियम रिच स्पेयर को निकाल लिया गया। यहाँ पे कुछ साइंटिस्टों को मौका मिला कि वो क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट को टेस्ट कर सकें, जिसके बाद ये दोनों इंसिडेंट हुए। अगर आप सभी ये जानना चाहते हैं कि अब ये डीमन कोर कहाँ पे रखा होगा, तो इसका जवाब है कि गवर्नमेंट ने दूसरे इंसिडेंट के बाद ही इसे मेल्ट करवा के छोटे छोटे स्पेयर में कन्वर्ट करा दिया था, जो कि अब किसी दूसरे बॉम्ब में लगे होंगे। यानी कि अभी तक वो लगे होंगे, उनका यूज नहीं किया, क्योंकि पहले दूसरे न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से इस छोटे से स्पेयर ने कितनी भयानक तबाही मचाई थी। तब से लेके अभी तक कोई भी तीसरा न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी वॉर में यूज नहीं किया गया और इंसान कोशिश ही करते हैं कि इसे यूज ना किया जाए। इन हादसों के बाद जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं, स्पेशली रेडिएशन रिलेटेड, वहाँ पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अब ये सब कुछ एक मशीनरी की थ्रू ही सब कंट्रोल किया जाता है। अगर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान प्लाज्मा शील्ड वहाँ पे मौजूद होती तो शायद ये साइंटिस्ट बच सकते थे। प्लाज्मा शील्ड क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है, इसके पीछे एक प्रिंसिपल क्या है, ये आप इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं।